हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एमवी ट्यूटोरियल्स। आज हम एसी सर्किट का टेक्सचुअल एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स डिटेल में करने वाले हैं बच्चे। ठीक है, जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर का फॉर्मूला और इस चैप्टर का वन शॉट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको रेफर करिए, डिटेल में उसको पढ़िए एंड देन ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए, आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी बच्चा। ठीक है ना। जो लोग पहली बार इस पर्टिकुलर चैनल पे आए हैं, मैं आपका मिथिलेश सर। ठीक है, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा, अगर आपने मेरे वन शॉट देखे हैं, मेरा फॉर्मूला लिस्ट देखा हुआ है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप इस इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, आप मेरे को इस पे पूछ सकते हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स ना। बच्चा ध्यान से देखना है, ये आपको टेक्स्ट बुक का पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, इफ द आरएमएस करंट इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है बच्चा क्वेश्चन में, आपको फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। ठीक है, आपको करंट दिया हुआ है, कौन सा करंट है, ये आरएमएस करंट है। सो आरएमएस करंट की वैल्यू आपको दी हुई है, आरएमएस करंट का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 5 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड्स, तो हमको टाइम दिया हुआ है कि कितने टाइम के बाद मेरे को उसका करंट वैल्यू निकालना है। सो इट इज 1/300 सेकेंड्स लेटर। ठीक है ना। मेरे को फाइंड क्या करना है बच्चा, मेरे को आई की वैल्यू फाइंड करनी है, मेरे को आई की वैल्यू फाइंड करनी है इन टी टाइम। ये जो टाइम मेरे को दिया हुआ है, इस टाइम पे मेरे को ये आई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना। इसमें करना क्या होगा, ध्यान से देखिए, हम सबको पता है जो इंस्टैन्टेनियस करंट होता है आई, उसका वैल्यू क्या होता है बच्चा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो मैं यहां पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। ध्यान देना बच्चा, आई इज इक्वल टू आई नॉट। अभी ध्यान से देखिए, आई आर एम एस जो रहता है बच्चा, वो क्या रहता है, वो रहता है आई नॉट अपॉन √2। तो यहां से अगर मैं आई नॉट लिखने को जाऊं तो मैं बोल सकता हूं, ये हो जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू आई आर एम एस। ये वैल्यू उठा के मैं आई नॉट का यहां पे डायरेक्टली पुट कर लेता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये वैल्यूज मैं डायरेक्टली यहां पे पुट करता हूं। आई नॉट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, √2 इंटू आई आर एम एस इंटू साइन ओमेगा टी। अभी मेरे पास वैल्यूज क्या क्या है बच्चा, ध्यान से देखिए, आई इज इक्वल टू √2 इंटू आई आर एम एस का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है कितना, 5 एम्पियर, कॉपी किया मैंने, इंटू साइन ओमेगा के जगह पे बच्चा मैं 2πf लिख सकता हूं, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम। ठीक है, अब मेरे को जो वैल्यूज दिया हुआ है इंसर्ट करते हैं। आई इज इक्वल टू √2 इंटू 5 इंटू साइन 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, देखिए बच्चा हमको कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये 50 हर्ट्ज मैंने यहां पे पुट किया, इंटू टाइम मुझे दिया हुआ है 1/300 सेकेंड। ठीक है ना। ये वैल्यूज बच्चा ध्यान से देखना, 50 टू जा 100 और ये मैंने कट कर लिया। ठीक है, सो मेरे पास क्या बचा, आई इज इक्वल टू √2 इंटू 5 इंटू साइन, दिस इज π/3 ना। हम सबको पता है दिस इज साइन हाउ मच, 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री इज √3/2। मैंने अगर ये कट कर लिया, ध्यान से देखना, ये √2 और ये कट किया, तो यहां पे एक √2 आएगा आपके लिए। ठीक है ना। अगले स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट 5 इंटू, देखिए इधर √3 है, इधर √2 है। ठीक है, तो मैं अगर कॉमन ले लूं रूट दोनों का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मेरा जो इंस्टेंटेनियस करंट है, जो 1/300 सेकेंड्स के बाद में आने वाला है, उसकी वैल्यू कितनी आई, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एम्पियर। ठीक है ना। इसकी वैल्यू देखिए कहां पे है, आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आई गेस बच्चा समझ में आया आप सबको ये अच्छे से, एक बार रिवाइज करना है तो देख लो जल्दी से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, आरएमएस करंट की वैल्यू 5 एम्पियर दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, और आपसे बोलता है करंट का वैल्यू हमको 1/300 सेकेंड्स के बाद कैलकुलेट करना है। ठीक,
तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आरएमएस करंट दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, हमको करंट बोला है फाइंड करने के लिए टी टाइम में। तो हमको फॉर्मूला पता है इंस्टेंटेनियस करंट का, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें आई नॉट मैंने कैसे निकाला, तो आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, यहां से आई नॉट हो जाएगा बेटा रूट टू इंटू आई आर एम एस। ये वैल्यू उठा के मैंने आई नॉट के जगह पे पुट किया, ये हो गया रूट टू इंटू आई आर एम एस इंटू ये साइन ओमेगा टी हमने कॉपी किया ना। ओमेगा क्या होता है बच्चा, ये होता है 2 पाई एफ, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी। हमको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 50 हर्ट्ज, मैंने पुट किया, मतलब 50 इंटू 200, 100 और 300 में ये दोनों जीरो कट किया, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे पाई, तो आपके पास इधर आया साइन पाई बाई 3। नाउ दिस इज साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चा, रूट 3/2। ना ये मैंने कट किया, इधर रूट 2 है और ये 2 है, तो ये दोनों कट होकर यहाँ पे एक रूट 2 बचेगा ना, ऊपर रूट 3 है नीचे रूट 2 है, तो ये दोनों का स्क्वायर रूट मैंने कॉमन कर लिया, तो मेरे को करंट की वैल्यू मिली। ना मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। समझा अच्छे से स्टूडेंट्स, आई गेस आप सब लोगों को ना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए ना। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और रेजिस्टर ऑफ 500 ओम, तो हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 500 ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ, आपको इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.5 हेनरी, आर इन सीरीज विथ एन एसी सोर्स व्हिच इज गिवन बाय, आपको एसी सोर्स का वोल्टेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, V इज इक्वल टू 100 रूट 2 साइन ब्रैकेट 1000 t। नो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग दिस वैल्यू, कंपेयरिंग विथ, अगर मैं इसको कंपेयर कर दूंगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से, ठीक है, तो कंपेयर करने पे बच्चा क्लियर है, यहां पे आपको ई नॉट की वैल्यू जो है वो 100 रूट 2 मिल रही है और ओमेगा का वैल्यू जो है वो बच्चा 1000 मिल रहा है। ये बाद में हम डेटा में यूज करने वाले हैं। तो मैंने कंपेयर किया, देखो रेजिस्टेंस दिया हुआ था, इंडक्टेंस दिया हुआ था, और जो वोल्टेज की इक्वेशन दी थी इसको मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया हमारे, तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू मिल गई, यहां से हमको ओमेगा का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछता है, द पावर फैक्टर ऑफ कॉम्बिनेशन इज, हमको पावर फैक्टर निकालना है ना बच्चा, ध्यान देना। वी नो दैट, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है बच्चा, ध्यान से देखिए, वी नो दैट पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इज नथिंग बट cos फाई, पावर फैक्टर को हम cos फाई बोलते हैं, जो होता है R अपॉन जेड। नाउ क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, हमारे पास रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस नहीं है, तो ये LR सर्किट हो गया। LR सर्किट के लिए हम इंपीडेंस कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला बच्चा ध्यान देना, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, R अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर, एक्सएल जो है ये इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, ओमेगा एल, तो ये हो जाएगा ओमेगा एल का स्क्वायर। अब बेटा हम डेटा के ऊपर जाएंगे, तो क्वेश्चन में देखो हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। सो पावर फैक्टर जो मेरा cos फाई है ये मैं निकालूंगा, आर की वैल्यू देखिए 500 दी हुई है, कॉपी किया मैंने इधर, फिर स्क्वायर रूट के अंदर ये हो गया आपका 500 का स्क्वायर प्लस, ध्यान देना ओमेगा एल, देखो ओमेगा का वैल्यू हमने बच्चा निकाला हुआ है यहाँ पे, सो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, ध्यान दीजिए ये ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास, सो ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ओमेगा हो गया हमारे पास 1000 इनटू एल की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है बच्चा, ध्यान देना एल की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, तो ये वैल्यू मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है 0.5, इसका स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा सर, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, ये हो गया आपका 500 अपॉन ना, ये तो है 500 का स्क्वायर प्लस, अगर आप ये देखेंगे 0.5 इंटू 1000 करूंगा बच्चा, ये भी 500 होगा, तो ये भी हो गया 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर रूट, यानी 500 स्क्वायर 500 स्क्वायर के दो टर्म हो गए स्टूडेंट्स। यानी अगर मैं इसको कैलकुलेट करने को जाता, ध्यान देना है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करने को जाता तो मैं बोलता cos फाई जो है ये इक्वल हो जाता 500 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म है 500 के स्क्वायर का, यानी 2 इंटू ये होता 500 का स्क्वायर, ठीक। अब ये जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये हो जाएगा √2 इंटू 500। तो अगर मैं ये और ये कट कर दूं बच्चा, इधर 1/√2 हो गया ना, 1/√2 cos फाई, तो cos फाई इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है।
ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। ना अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें तो ऑप्शन में देखिए 1/√2 हमको दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, पावर फैक्टर कैलकुलेट करना था। पावर फैक्टर की वैल्यू हमको कितनी मिली है, 1/√2। आई गेस स्टूडेंट्स आप सबको समझ में आया। एक बार रिवीजन करना है तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखो, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। आपको ये जो वोल्टेज की इक्वेशन दी थी, इस वोल्टेज के इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड वोल्टेज के इक्वेशन से कंपेयर किया, तो ई नॉट का वैल्यू मिला हमको, हमको ओमेगा की वैल्यू मिली, कॉपी किया मैंने, ठीक है। बाद में पावर फैक्टर पूछा है, तो पावर फैक्टर, क्योंकि ये एलआर सर्किट है, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन जेड। पर एलआर में जेड का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल क्या होता है बच्चा, ओमेगा एल, तो ओमेगा एल का स्क्वायर हो गया। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट इन किया, ध्यान से देखिए, तो आर का वैल्यू पुट इन किया मैंने, आर की वैल्यू पुट इन करी, ये हो गया आपका ओमेगा का वैल्यू, ये एल का वैल्यू। 1000 इंटू 0.5 इज 500, तो 500 स्क्वायर, 500 स्क्वायर को हम 2 इंटू 500 स्क्वायर बोल सकते हैं। स्क्वायर रूट से जब ये बाहर आएगा तो ये √2 इंटू 500 हो जाएगा। 500 और 500 कट किया मैंने 1 से, सो दिस बिकम्स 1/√2। तो मेरे को पावर फैक्टर, जिसको हम cos फाई बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी आए, 1/√2, जो मैंने टिक किया है। ठीक है, आई गेस सबको समझ में आया ये क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है। तो थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए एक बार, क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ सर्किट एलसीआर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। एफ फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट किया है। द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। तो करंट जो है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है 45 डिग्री से। वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंसेस, हमको वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस निकालना है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। हम सबको पता है, यहां पे हमको फेज डिफरेंस फाई का वैल्यू जो है वो बच्चा 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सो हम सबको पता है जो फेज डिफरेंस होता है tan फाई, वो हम लिखते हैं एक्स एल माइनस एक्सी अपॉन आर। tan फाई 45 डिग्री दिया हुआ है। एक्सएल को बच्चा हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ये मैंने ऐसा कॉपी किया ना। इस चीज को आप कैसे वापस लिख सकते हो, ध्यान से देखना। tan 45 डिग्री एक्चुअली में क्या बन जाएगा आपका, tan 45 डिग्री बिकम्स 1। तो हम अभी डायरेक्टली इसको 1 लिख सकते हैं। 1 इज इक्वल टू, ध्यान देना, ओमेगा एल ना, ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी द होल डिवाइड बाय आर। अब मैं आर को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बच्चा ये क्या मिल जाएगा मुझे, आर जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ना मेरे को क्योंकि कैपेसिटेंस फाइंड करना है, मैं ये वाले टर्म को इस तरफ शिफ्ट करता हूं, तो इस तरफ अगर मैंने इसको शिफ्ट किया, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी इज इक्वल टू, ये आर उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ एल माइनस आर। आई गेस आप सबको समझा यहां तक। तो कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं और ये पूरे ब्रैकेट को नीचे ले लेता हूं। सो अभी देखो बच्चा ध्यान से, कैपेसिटेंस सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ ब्रैकेट 2 पाई एफ एल माइनस आर। सो मेरा कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो बच्चा ये आया ना। ऑप्शंस में जाके देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, 2 पाई एफ ब्रैकेट 2 पाई एफ एल माइनस आर। सो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर एमसीक्यू का, ठीक है। इसमें केवल बच्चा ये फॉर्मूला अगर हमको ध्यान रहता है, फेज डिफरेंस tan फाई जो रहता है वो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होता है। फाई का वैल्यू 45 डिग्री दिया था, पुट किया मैंने, एक्सएल ओमेगा एल, एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा को हम 2 पाई एफ लिखते हैं, तो मैंने दोनों जगह पे पुट किया है। बाद में ये आपका सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहां से हमने कैपेसिटेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। आई गेस बच्चा अभी तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। देखना बच्चा ध्यान से ना, इस क्वेश्चन में डेटा में क्या दिया है हमको, देखिए ध्यान से। इन एन एसी सर्किट ई एन आई आर गिवन बाय, आपको ईएमएफ और करंट का इक्वेशन दिया हुआ है। ईएमएफ का इक्वेशन दिया हुआ है 150 साइन 150 टी, एंड ये वोल्टेज है
एंड आपको करंट का इक्वेशन दिया हुआ है 150 साइन 150t प्लस पाई बाई 3 एम्पियर। ना इसको अगर बच्चा मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं दोनों को, सो कंपेयरिंग विथ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर बच्चा हम इससे कंपेयर करते हैं इन दोनों को, तो मेरे को E नॉट की वैल्यू क्या आएगी, देखिए E नॉट हो गया मेरा 150 वोल्ट। ओमेगा दोनों ही केसेस में ईएमएफ और करंट में हमको 150 मिल रहा है, और आई नॉट की वैल्यू जो है वो भी मुझे 150 मिल रही है, ध्यान देना है। और करंट वाले में हमको फेज डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है पाई बाई 3। हमको पूछा क्या बच्चा, ध्यान से देखिए, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। सो बेसिकली आपको एक एसी सर्किट है जिसमें करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस हमको पता है, हमको दोनों का यहां से वैल्यू पता चल गया, पीक ईएमएफ और पीक करंट का, ओमेगा की वैल्यू यहां से दी हुई है, कंपेयर किया मैंने, ठीक है। अब मेरे को उन्होंने बोला है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट कैलकुलेट करो। तो बच्चा अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है, ध्यान देना, हम सबको पता है एसी सर्किट में जो एवरेज पावर होता है वो होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ना एवरेज पावर इज इक्वल टू ई आर एम एस क्या होता है बच्चा, ई नॉट अपॉन रूट टू इंटू आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू कॉस फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चा, पाई बाई 3। तो मैंने ये यहां पे पुट कर लिया, ठीक है ना। ये हो जाएगा एवरेज पावर इज इक्वल टू, ध्यान देना, ये हो गया ई नॉट आई नॉट, और रूट टू इंटू रूट टू जो है वो 2 हो जाएगा, इंटू ये कॉस 60 डिग्री है, ये भी 1/2 होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बच्चा, ध्यान देखना, मेरे को पता है यहां से स्टूडेंट्स एवरेज पावर जो है दैट इज इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू कितना था बच्चा, 150। ध्यान से देखिए सब लोग, ये है 150 इंटू आई नॉट भी है 150 अपॉन 2 इंटू ये हमको 1/2 मिला ना। अगर मैं वैल्यूज कट करूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, ये 2 से ये मैंने कट किया, ये 75 हो गया, ये 2 से मैंने इसको कट किया, ये 75 हो गया। नाउ 75 इंटू 75 हमको मल्टीप्लाई करना है, एवरेज पावर इज इक्वल टू 75 इंटू 75। नाउ सेम टर्म्स का ये अगर लास्ट में 5 डिजिट होता है तो हम इसका जब स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, ये दोनों के वैल्यूज का कोई भी एक स्क्वायर कर लो, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें 7 ऐड कर लेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 56, और ये 5 इंटू 5 बिकम्स 25। तो अगर आप 75 इंटू 75 का स्क्वायर देखेंगे या अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इसकी वैल्यू जो है वो इतनी वैट मिलेगी। इसमें सिंपल था क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ईएमएफ और करंट का इक्वेशन दिया हुआ था, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, एक का ई नॉट फाइंड करा, एक का आई नॉट लिखा, फिर अपन ने फेज डिफरेंस लिखा। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ई आर एम एस को हमने ई नॉट अपॉन रूट 2 लिखा, आई आर एम एस को हमने आई नॉट अपॉन रूट 2 लिखा, इंटू फेज डिफरेंस जो कि फाई है वो दिया हुआ है पाई बाई 3। सबकी वैल्यूज पुट इन करी, सिंप्लीफाई करा, आंसर आपके सामने है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 5625 वैट। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई गेस सबको समझा होगा स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स ना, ये क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चा, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में बोलता है इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 45 डिग्री। सो बेसिकली हमको फेज डिफरेंस जो है करंट और वोल्टेज का दिया हुआ है 45 डिग्री। देन द पावर फैक्टर विल बी, सो पावर फैक्टर बच्चा, पावर फैक्टर अभी अभी एक क्वेश्चन हमने किया था, पावर फैक्टर जो है इसको हम कॉस फाई बोलते हैं, और फाई का वैल्यू हमको दिया हुआ है उन्होंने 45 डिग्री ना। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, ठीक है। और ये 1/√2 की वैल्यू जो है ये आती है 0.707, ठीक। तो मेरा पावर फैक्टर जो है उसका वैल्यू कितना हो गया, 0.707। तो मेरा ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई गेस अब तक जितने भी आपको एमसीक्यूज मैंने कराया बच्चा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5, ये आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया।
एक बार रिवीजन करना है, ठीक है, और फिर हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ध्यान से देखना बच्चा। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द इफेक्टिव करंट इन अ 50 साइकिल एसी सर्किट इज 5 एम्पियर ना। कभी भी क्वेश्चन में बच्चा इफेक्टिव करंट बोला या आरएमएस करंट बोला एक ही बात होता है, ठीक है। सो गिवन में मैं बोलूंगा इफेक्टिव करंट इज नथिंग बट आरएमएस करंट, उसकी वैल्यू मुझे कितनी दी है 5 एम्पियर, ठीक है। और हमको फ्रीक्वेंसी दे दिया 50 साइकिल बोला, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बच्चा 50 हर्ट्ज। व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो पहला चीज तो आपको इसमें पूछ रहा है, आपको इसमें पीक करंट पूछा है, मतलब आई नॉट की वैल्यू उन्होंने पूछा है कैलकुलेट करने, ठीक है। व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। सो आपको यहां पे करंट आई भी कैलकुलेट करना है इन टाइम t इक्वल टू 1/600 सेकेंड्स। तो हमको ये दो चीज कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है ना। एक बार ध्यान से देखो बच्चा, इसको कैसे करेंगे। हम सबको पता है IRMS जो रहता है ये रहता है I नॉट अपॉन √2, ठीक है। तो यहां से I नॉट हो जाएगा √2 इंटू IRMS ना। I नॉट इज इक्वल टू √2 इज 1.414 इंटू IRMS का वैल्यू हमको दिया हुआ है बच्चा 5। अब ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो I नॉट हो जाएगा, देखिए 14 5 जा 70, दो बार मल्टीप्लाई किया, डेसिमल कितना 3 डेसिमल डिजिट के बाद, ठीक है। सो मेरे को आई नॉट की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चा 7.07 एम्पियर। पहला आंसर इसका हमको मिला, ठीक है। नाउ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमको इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, आई का वैल्यू हमको पता होता है इंस्टेंटेनियस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा जो है बच्चा, उसको हम 2πf लिखते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, ठीक है। तो हमको ये चीज मिल गई। अब इसमें हमारे पास डेटा में क्या क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू हमने अभी अभी सॉल्व करके निकाला, इट वॉज 7.07 साइन 2π इंटू फ्रीक्वेंसी हमको बच्चा 50 दिया हुआ है, और कितने टाइम पे बोला है कैलकुलेट करने 1/600 सेकेंड्स पे। तो 1/600 सेकेंड्स पे कैलकुलेट करना था ना। ध्यान से देखेंगे बच्चा, ये देखिए 50 इंटू 2 100 और ये दो जीरो हमने कैंसिल कर लिया। तो हमारे पास अब क्या बचा, हम बोल सकते हैं आई जो है दैट इज इक्वल टू 7.07 साइन π/6 ना। ये साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमको 1/2 पता है, तो 7.07 इंटू 1/2, ठीक है। नाउ 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 236 5। क्वेश्चन आई गेस आपको अच्छे समझ में आया होगा बच्चा। देखो ध्यान से एक बार, आपको इफेक्टिव करंट बोला या आरएमएस करंट बोला, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया है 50 हर्ट्ज। आपको बोलता है पहले पीक करंट फाइंड करने बोला है, फिर आपको बोलता है इस पर्टिकुलर टाइम पे 1/600 सेकेंड्स आफ्टर क्या होगा करंट, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो सबसे पहले मैंने IRMS का रिलेशन यूज किया, यहां से आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करी, ठीक है। बाद में इंस्टेंटेनियस करंट का ये इक्वेशन यूज किया, उसमें आई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी मैंने, और ओमेगा के जगह पे हमने बच्चा क्या लिखा 2πf फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ था, कितने टाइम पे कैलकुलेट करने का दिया हुआ था, हमने वो सारे वैल्यूज पुट इन करे, हमारे पास आंसर मिला हमको, ठीक है। आई गेस स्टूडेंट समझ में आया ये क्वेश्चन आप सबको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, ध्यान से देखो ना। ये क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चा, एक बार ध्यान से देखना है। अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वैट। सो बेसिकली हमको पावर दिया हुआ है, यहां पे पावर दिया हुआ है 100 वैट। वोल्टेज ऑफ एसी दिया हुआ है, सो बेसिकली ईआरएमएस का वैल्यू दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट। कभी भी क्वेश्चन में बोला वोल्टेज ऑफ एसी और कुछ मेंशन नहीं है, तो वो वोल्टेज हम आरएमएस वोल्टेज लेते हैं, ठीक है।
तो ERMS का वैल्यू हमको 220 वोल्ट दे दिया है, एवरेज पावर हमारे पास 100 वैट है और हमको फ्रीक्वेंसी बच्चा दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट ए, तो फाइंड में हमको दो चीज पूछा है। ए आपको रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और बी आपको पूछा है आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। सो बेसिकली आपको IRMS का वैल्यू कैलकुलेट करना। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, हमने पढ़ा हुआ है पावर जो रहता है, पावर क्या होता है, ये होता है वोल्टेज इंटू करंट। पावर क्या होता है, ये होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज हमारे पास कितना है, ERMS, इंटू करंट होता है IRMS। अब क्योंकि क्योंकि एवरेज पावर का वैल्यू दिया हुआ है 100 वैट, ERMS का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट, हमको IRMS यहां से मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं IRMS जो है ये हो जाएगा 100 अपॉन 220, दैट बिकम्स 10 अपॉन 22, दैट बिकम्स 5 अपॉन, just a second students, that becomes 5 अपॉन 11 एम्पियर। सो मैं इसको यहां मेंशन कर देता हूं, IRMS का वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन 11 एम्पियर, या हम इसको लिख सकते हैं 0.4545 एम्पियर। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ जहां पे मैंने पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट वाले रिलेशन से इसका करंट कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको रेजिस्टेंस भी फाइंड करने का है। सो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्सो अभी ओम्स लॉ में बच्चा हमने क्या सीखा हुआ है, ओम्स लॉ में क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसका मतलब ERMS जो है दैट इज नथिंग बट IRMS इंटू रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर मेरे को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मैं बोल सकता हूं ERMS अपॉन IRMS ना। ERMS का वैल्यू है हमारे पास कितना है बच्चा, 220 वोल्ट, अपॉन हमने IRMS कैलकुलेट किया था। मैं डेसिमल वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, 5/11 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये 11 पलटी करके ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 220 इंटू 11 अपॉन 5 ना। अगर मैं इसको कट करूं स्टूडेंट्स, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें 11 को 44 से, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 11 4 जा 44, 4 4 कैरी, 11 4 जा 44 प्लस 4 484 ओम। सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, एक बार वापस ध्यान से देख लीजिए, रिवीजन करके लेते हैं फटाफट। पावर दिया हुआ था हमको, RMS वोल्टेज दिया हुआ था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी ना। हमको सबसे पहले बोला उन्होंने कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और RMS करंट। तो हमने पढ़ा हुआ है पावर जो रहता है वो रहता है वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर इज वोल्टेज इंटू करंट, यहाँ पे हमको करंट कैलकुलेट करना था, तो पावर का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, इक्वेशन सिंप्लीफाई करा, 5/11 वैल्यू है, इसको डेसिमल में लिखा, डिवाइड करके ये मिला, ठीक है। और ओम्स लॉ से हमको पता है वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो यहां से रेजिस्टेंस निकालना है तो वो हो जाएगा वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज है हमारे पास, हमने करंट कैलकुलेट किया था, सिंप्लीफाई किया, हमको ये आंसर मिल गया। समझा बच्चा अच्छे से। सो ये दो क्वेश्चन आपके अच्छे से हो गए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, ध्यान से देखना है ना। ये वाले क्वेश्चन में बच्चा एक बार देखो डेटा में क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। A 15 micron farad capacitor is connected to a 220 volt 50 hertz source. So basically आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है 15 माइक्रो फैरेड। इसको मैं लिख सकता हूं 15 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक है। हमको ERMS दिया हुआ है यहाँ पे 220 वोल्ट, और आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो पहले लाइन में क्वेश्चन में देखो, आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है, आपके पास RMS वोल्टेज है, आपके पास उसका फ्रीक्वेंसी है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट इन द सर्किट। तो पहले हमको क्या फाइंड करने बोला उन्होंने, हमको बोला उन्होंने कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला तो XC, इसका वैल्यू फाइंड करना है मेरे को।
फिर आपको बोलता है करंट फाइंड करना है, आरएमएस और पीक दोनों चाहिए उनको। सो मेरे को आई आरएमएस और मेरे को आई नॉट, ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करना है। फिर इसी में एक और पार्ट है बच्चा, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोलता है। इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं, व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। सो इफ जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल कर देते हैं, व्हाट विल हैपन टू XC एंड I, ये अपने को जानना है ना। अभी सॉल्यूशन एक बार ध्यान से देखिए बच्चा, हम सबने पढ़ा हुआ है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चा। XC जो है ये होता है 1/ω/C, विच इज 1/2πfC, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान से देखना, हमारे पास क्वेश्चन में पाई होता है 22/7। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, पाई होता है हमारे पास 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 50 हर्ट्ज, इंटू कैपेसिटेंस दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। ध्यान से देखना है ना, यहां से अगर मेरे को XC कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, ये 7 जो है वो पलटी करके ऊपर चला गया, इंटू ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻6 आपका, ठीक है। नीचे अब मेरे पास क्या है देखो, 2 इंटू 22 इंटू 50, सो 50 इंटू 2 100 कर लेता हूं बच्चा इसको डायरेक्टली। 2 इंटू 50 100 कर लिया, और ये 22 इंटू 15 साथ में रख लिया मैंने, ठीक है। तो 10⁻⁻6 ऊपर ले लिया है, 50 इंटू 2 100 हो गया, 22 इंटू 15 साथ में रख लिया, और ये 7 ऊपर चला गया ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये 100 और ये 10⁻6 कट होगा, तो आपके पास ये 10⁻4 बचेगा, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं बच्चा, XC इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻4 अपॉन, अब ये 22 इंटू 15 करना है, सो 15 टू जा 30, 0 3 कैरी, 15 टू जा 30 एंड प्लस 3 33, ठीक है। अगेन ये नीचे देखो, ये एक जीरो और यहाँ का एक जीरो हम कट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या मिलेगा, XC जो है उसकी वैल्यू, जस्ट अ सेकेंड, XC जो है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, XC हो जाएगी 7 इंटू 10⁻3, दैट बिकम 7000 डिवाइड बाय 33 ना। अगर इसका मेरे को वैल्यू सॉल्व करना है, तो अब मेरे को लॉग एंटी लॉग यूज करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिखता हूं एंटी लॉग ऑफ 7000 माइनस लॉग ऑफ 33। ध्यान से देखना बच्चा, XC इज इक्वल टू एंटी लॉग, अब लॉग देखना है तो डेसिमल कहीं नहीं है, मतलब यहां पे है, तो डेसिमल के आगे 4 डिजिट, 4 माइनस 1 इज 3, डेसिमल के आगे क्या आ गया आपका 4 डिजिट, तो डेसिमल के आगे 4 डिजिट है, तो अभी हम क्या करेंगे, 4 माइनस 1 बिकम्स 3, डेसिमल डाला इधर पे, ये आएगा मेहमान लॉग टेबल से आपका, ठीक है। और लॉग टेबल में आप क्या देखोगे, 70 का जीरो देखोगे और यहाँ पे कॉपी करोगे, ठीक है। जिनका लॉग वीक है एक बार ध्यान से देखना बच्चा, माइनस, अब देखो यहाँ पे डेसिमल के आगे 2 डिजिट है, तो 2 माइनस 1 कर लिया, तो ये 1 हो गया। अब लॉग टेबल में जाएंगे, 33 का जीरो देखेंगे और ये यहां लिखेंगे, ये आपका मेहमान है, लॉग टेबल से आएगा, ठीक है। अब एक बार मैं आपको लॉग टेबल का वैल्यू बच्चा देख के बता देता हूं, सो दैट आपको ये समझ में आए कि इसका लॉग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। सो जब आप लॉग टेबल में 70 का जीरो देखेंगे, 70 का जीरो कितना आ रहा है बच्चा, 8451, लॉग टेबल में एक बार आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और 33 का जीरो जब आप लॉग टेबल में देखोगे, ये बच्चा आएगा हमारे पास 5185, ठीक है। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं स्टूडेंट्स, XC इज एंटी लॉग 11 माइनस 5 इज 6, 4 14 माइनस 8 इज 6, 3 3 माइनस 1 इज 2, 8 माइनस 5 इज 3, 3 माइनस 1 इज 2।
अब मेरे को इसका एंटी लॉग देखना है ना बच्चा। जब आप एंटी लॉग देखने जाते हो ये वाली चीज हम कवर कर देते हैं। हम एंटी लॉग में क्या देखेंगे, 0.32 का 6 देखेंगे, ठीक है। सो मैं एंटी लॉग में गया और मैंने 0.32 का 6 देखा एंटी लॉग में, ध्यान से देखना। सो एंटी लॉग में 0.32 का 6 देखूंगा तो वो बच्चा आता है 2121। डेसिमल हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद इनटू 10 के पावर में इधर जो भी रहेगा नंबर वो लिखा मैंने। सो 10 का पावर 2 है तो XC हो जाएगा, ये 10 का पावर 2 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 212.1 ओम। तो सबसे पहला पार्ट जो था क्वेश्चन का बच्चा, उसमें हमको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करने बोला था। सो हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करके लिया विच इज 212.1 ओम, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हमको क्या पूछा है, उन्होंने आरएमएस करंट पूछा हुआ है, ठीक है। सो नाउ हमको क्या पता होता है, ध्यान से सुन लो। कोई भी रेजिस्टेंस जो रहता है वो रेजिस्टेंस क्या रहता है, उसका वोल्टेज अपॉन करंट। सो XC जो है ये रहेगा ERMS अपॉन IRMS। क्वेश्चन में देखो ERMS दिया हुआ है और हमने अभी XC की वैल्यू बच्चा कैलकुलेट करके ली। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो IRMS होगा ये हो जाएगा ERMS अपॉन XC। सो IRMS इज नथिंग बट ERMS। ERMS का वैल्यू कितना है 220 डिवाइड बाय XC का वैल्यू हमने क्या निकाला 212.1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो अगेन हमको लॉग एंटी लॉग यूज करना पड़ेगा बच्चा ना। ध्यान से देखो ये हो जाएगा IRMS इज एंटी लॉग लॉग ऑफ 220 माइनस लॉग ऑफ 212.1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखेंगे, IRMS इज इक्वल टू एंटी लॉग, डेसिमल के आगे 3 डिजिट है तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, ये मेहमान है लॉग टेबल से आएगा, माइनस डेसिमल के आगे 3 डिजिट ये भी हो जाएगा 2 पॉइंट, ये मेहमान है लॉग टेबल से आएगा, ठीक है। अब 212 का 1 देखना है और ये देखना है हमको, ध्यान से देखना बच्चा ना। 22 का 0 देखूंगा लॉग टेबल में, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3424, ठीक है। लॉग टेबल से आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो। और लॉग में हमको क्या देखना है, 21 का 2 का 1 देखना है, 21 का 2 का 1। सो 21 का 2 का 1 देखूंगा ये है 3265, ठीक है। अब मैं बच्चा इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो ये हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट 14 माइनस 5 इज 9, ये हो गया 1, 11 माइनस 6 इज 5, ये हो गया 3, 3 माइनस 2 इज 1, ये हो गया 3, 3 माइनस 3 इज 0 और ये हो गया 0। तो 0.0159। अब इसका एंटी लॉग जब मैं देखूंगा बच्चा ध्यान देना, IRMS इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका बच्चा, देखो लॉग एंटी लॉग में वैल्यू चेक करते हैं अपन कितना है। देखिए आपके लिए मैंने लॉग एंटी लॉग का वैल्यू देख रहा हूं यहाँ पे, ये क्या होगा आपका 0.0159 का हमको एंटी लॉग देखने का है, ठीक है। सो इट इज 1.037। ध्यान देना जब आप एंटी लॉग देखोगे 0.01 का 5 का 9 देखोगे ये लिखोगे, ठीक है, इनटू 10⁻0 है वो। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, इनटू 10⁻0। नाउ एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। सो बेसिकली IRMS का वैल्यू मेरे को कितना मिला 1.037। आओ अगले पेज पे लिखते हैं इसको। सो IRMS का वैल्यू कितना हो गया 1.037 एम्पियर ना। अपना टाइम बचे स्टूडेंट्स इसके लिए। देखो अभी मैंने इसका अगला पार्ट क्या दिया है क्वेश्चन में, हमको ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या दिया है, IRMS एक बार मिल गया तो I0 पूछा है। सो IRMS क्या होता है I0 अपॉन √2, यहां से I0 कितना हो जाएगा √2 इंटू IRMS। √2 होता है 1.414, राइट, ये सबको पता है। IRMS का वैल्यू यहां से कितना मिल गया मेरे को 1.037। अब मेरे को इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा लॉग एंटी लॉग से। तो मैंने एंटी लॉग लॉग ऑफ 1.414 प्लस लॉग ऑफ 1.037, डेसिमल के आगे एक ही डिजिट है इसलिए 1 माइनस 1 0 पॉइंट, और ये मेहमान लॉग टेबल से आएगा। लॉग टेबल में क्या देखोगे 14 का 1 देखा 4 देखा, दोनों को ऐड किया कॉपी किया। लॉग टेबल में गए 10 का 3 देखा 7 देखा, दोनों को ऐड किया लॉग टेबल से यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। ये दोनों को ऐड करा मैंने, ये आया। अब मेरे को इसका एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग कैसे देखेंगे, डेसिमल 0.16 का
6 देखा, 1 देखा, ऐड किया, कॉपी किया और इनटू 10 का पावर में ये वैल्यू जो यहां लिखी हुई है, सो 10⁻0 1 ही होता है। सो बेसिकली मेरे को आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.469 एम्पियर। ठीक है ना। अगर आप पिछला क्वेश्चन देखोगे स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चन में देखो हमको एक्सी पूछा था, निकाला हमने, हमको वहां से IRMS पूछा था, निकाला हमने, फिर हमको आई नॉट पूछा था, हमने पिछले पेज पे निकाला। अब क्वेश्चन में एक चीज मेंशन करा है, अगर फ्रीक्वेंसी डबल होता है तो एक्सी और आई पे क्या चेंज होगा। ठीक है ना, वो चेंज कैसे स्टडी करेंगे एक बार देखो। अगर फ्रीक्वेंसी डबल करते हो, एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी, यानी वो हो गया 1/2πfc, यानी ये दोनों एक्सी और एफ आपस में कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी डबल करता हूं तो मेरा एक्सी जो है वो हाफ हो जाएगा। ऑल्सो आरएमएस करंट हम कैसे लिखते हैं, ये होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। नाउ अगर, नाउ ध्यान देना, इफ इफ एफ इज डबल्ड, अगर आप एफ को डबल कर रहे हो तो आपका एक्ससी जो है वो हाफ हो रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, फोकस होना, IRMS जो है और XC ये दोनों भी आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर अब XC अगर हाफ हुआ तो ये RMS क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहां पे मेंशन कर सकता हूं कि इफ F इज डबल्ड, XC इज हाफ एंड देयरफॉर IRMS हो गया या I नॉट हो गया इज डबल्ड। आई गेस क्वेश्चन समझा होगा स्टूडेंट्स आपको, थोड़ा सा लेंथ था क्वेश्चन में। एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या था फटाफट। देखो कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ था, आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, तीनों डेटा लिखा मैंने। सबसे पहले उन्होंने कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा है हमको, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी 1/2πfc, वैल्यू पुट इन करा, सिंप्लीफाई करा, आंसर तुम्हारे पास में है। ये लॉग टेबल आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने बोला आरएमएस करंट निकालना है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है। वहां से आरएमएस वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाली बच्चा। और एक बार आरएमएस वैल्यू आ गया तो पीक करंट निकालना है, तो हमको पता है आई आरएमएस इज I0/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आई नॉट की वैल्यू सिंप्लीफाई करी हमने। फ्रीक्वेंसी डबल हुआ तो रिलेशन ये दोनों में आपस में इनवर्सली है, तो इसलिए एक्सी हाफ हो गया। और एक्सी और IRMS आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये हाफ हो रहा है तो ये वाली चीज डबल हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो एक्सी हाफ होने वाला है, पर करंट जो है वो डबल होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथ था, लॉग कैलकुलेशन था। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को आप दोबारा भी इसको वीडियो को प्ले करके देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना। तो ये वाले क्वेश्चन में एक बार डेटा पढ़ेंगे बच्चा, ध्यान से सुनना। एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमको इंडक्टेंस दिया हुआ है, एल की वैल्यू हमको दे दी है कितनी, 2 हेनरी। इफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.25 एम्पियर। सो एक करंट है जिसके साइन वेव का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। सो ये एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है, उसका पीक करंट। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चा हमको, 0.25 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको 60 हर्ट्ज। कैलकुलेट इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, पाई का वैल्यू बोलता है आपको 3.142 लेना है। फाइंड क्या करने बोला आपको, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, फाइंड क्या करने बोला, टू फाइंड, टू फाइंड में हमको क्या बोला है, देखो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया था, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस बोला या आरएमएस वोल्टेज बोला, एक ही बात है। तो बेसिकली हमको ई आरएमएस का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ ध्यान देना स्टूडेंट्स, आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वी नो दैट एक्सेल जो रहता है, ये कैसे लिखते हो आप, एक्सेल कैसे लिखते हो, ये होता है ई आरएमएस अपॉन आई आरएमएस, है ना। ई आर एम एस कैलकुलेट करना है, यानी यहां से हम बोल सकते हैं ई आर एम एस इज इक्वल टू एक्स एल इंटू आई आर एम एस। ध्यान देना, ई आर एम एस हो जाएगा, एक्सएल को हम ओमेगा एल लिख सकते हैं, इंटू आई आर एम एस कॉपी किया मैंने। ध्यान देना स्टूडेंट्स, अब ई आर एम एस इज इक्वल टू,
ये जो ओमेगा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। सो ओमेगा एल हो गया 2 पाई एफ एल मल्टीप्लाइड बाई आई आर एम एस। अब बच्चा ध्यान देना, हमने पढ़ा हुआ है आई आर एम एस जो है ये होता है आई नॉट अपॉन √2। इसका मतलब आई आर एम एस को अगर मैं पुट इन करना चाहूं, यहां पे ध्यान देना, अगर मैं यहां पे आई आर एम एस को पुट इन करना चाहूं, आई आर एम एस के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, आई नॉट अपॉन √2। ठीक है, मैंने ये वैल्यू यहां पे पुट इन किया। अब सारे डेटा पुट इन करो। 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या लेने बोला है, 3.142 लेने बोला है, इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बच्चा हमको, 60, इंटू एल, एल कितना दिया हुआ है 2 हेनरी, इंटू आई नॉट का वैल्यू कितना बोला है उन्होंने 0.25 द होल डिवाइड बाय √2। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये √2 और इस 2 को मैं अगर कट कर लूं तो एक √2 ऊपर बच जाएगा बच्चा मेरे पास। और मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, ये 60 इंटू 2 120 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई ये 0.25 इंटू ये √2 इंटू 3.142। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना, 120 इंटू 0.25, सो 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 इज 300, ये जीरो की वजह से 3000। ठीक है, दो डेसिमल है तो मैंने यहां पे रखा, इनको कट कर लिया मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया √2 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया 3.142। अब मैं बच्चा क्या करता हूं, ध्यान से देखना, मैं ये 30 को इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। सो 3 2 जा 6, 3 4 12 2 1 कैरी 4 9, एक जीरो कॉपी किया और डेसिमल 3 डिजिट के बाद डालूंगा, यहां पे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इंटू √2 मतलब कितना बच्चा 1.414। सो मैं बोल सकता हूं ई आर एम एस जो है दैट इज नथिंग बट 94.26 इंटू 1.414। अब इसके बाद बच्चा मेरे को लॉग एंटी लॉग लेना पड़ेगा। सो ई आर एम एस इज इक्वल टू एंटी लॉग लॉग ऑफ 94.26 प्लस लॉग ऑफ 1.414, ये हमने कॉपी किया। ठीक है, ई आर एम एस इज इक्वल टू एंटी लॉग, अब लॉग टेबल में जाऊंगा, डेसिमल के आगे 2 डिजिट है तो ये हो गया 1 पॉइंट, ये मेहमान लॉग टेबल से आएगा, प्लस फिर डेसिमल के आगे 1 डिजिट है ये हो जाएगा 0 पॉइंट, मेहमान लॉग टेबल से आएगा। ठीक, अब लॉग टेबल की वैल्यू एक बार देख के बताता हूं बच्चा, ध्यान से देखना आप लोग ना, लॉग टेबल में क्या देखूंगा बच्चा, ध्यान से देखो, 94 का 2 का 6 देखा मैंने, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 9744, और 14 का 1 का 1 देखा 4 देखा ऐड किया, ये आ रहा है 1504। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को बच्चा हमने ऐड कर लिया, तो ई आर एम एस हो जाएगा मेरे पास एंटी लॉग ब्रैकेट, वैल्यू ऐड करो 448 4 5 7 12 2 1 कैरी 9 1 10 1 11 1 कैरी 1 प्लस 1 2, सो 2.1248 आने वाला है बच्चा। ठीक है, अब इसका अगर मैं एंटी लॉग देखने जाऊं तो एंटी लॉग में आप क्या देखोगे, ये कवर कर दिया मैंने 0.12 का 4 देखा 8 देखा ऐड किया, उसकी वैल्यू आ रही है 1333, डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद इंटू 10 का पावर यहाँ पे कितना है 2, इधर जो भी रहता है वो हमने पावर में लिख दिया ना, इसकी वजह से ये ई आर एम एस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 पावर की वजह से ये डेसिमल 2 उस तरफ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 133.3 वोल्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमको इंडक्टेंस दिया हुआ था, हमारे पास एम्पलीट्यूड का करंट दिया हुआ है, तो मैंने करंट का एम्पलीट्यूड कॉपी करा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, पाई का वैल्यू बोला है यही लेना है। ठीक है,
आपसे इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको बार बार बताया, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस बोला या आरएमएस बोला एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मैं ये वैल्यूज कॉपी कर दूं बच्चा, फॉर्मूला यूज किया, एक्सएल इज ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, यहां से हमने ई आर एम एस कैलकुलेट किया, ठीक है। और एक बार ये मिला, लॉग एंटी लॉग के कैलकुलेशन के बिना ये होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लॉग कैलकुलेशंस को थोड़ा केयरफुली ध्यान दे देना बच्चा आप लोग, ठीक है। अब बच्चा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देना। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरे को, ईएमएफ का इक्वेशन दिया हुआ है बच्चा, E इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी। ईएमएफ का इक्वेशन दिया हुआ है, मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं, मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो कंपेयर करोगे तो ई नॉट का वैल्यू मिल गया आपको 220 वोल्ट और ओमेगा का वैल्यू मिल गया आपको 100 पाई, ठीक है। आपको इंडक्टेंस भी दिया हुआ है बच्चा, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 अपॉन पाई हेनरी, ये हमको मेंशन है। राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट। तो पहला टू फाइंड में, पहला चीज जो हमको बोल रहा है, हमको इंस्टेंटेनियस करंट लिखने बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन, ये इनको चाहिए। तो वो बेसिकली क्या रहता है, आई हमको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन में आगे पढ़ा तो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। सो रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर क्या रहता है, आरएमएस वैल्यू। सो रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर, इससे हमको निकालना है आईआरएमएस। गैल्वेनोमीटर एसी वाला जो है वो उसका कौन सा करंट मेजर करेगा, आरएमएस करंट। अब सॉल्यूशन में चलते हैं बच्चा, ध्यान से देखना, सिंपल है क्वेश्चन। वी नो दैट, हम बच्चा क्या जानते हैं, ध्यान से देख। आपके पास ईएमएफ दिया हुआ है, आपके पास एल की वैल्यू है, तो हमको पता होता है, ध्यान देना, हमको पता होता है एक्सएल जो है ये होता है ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, सॉरी, ये हम लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन आई नॉट। अच्छा, एक्सएल जो है, क्या हम इसको ओमेगा एल बोलते हैं बच्चा, तो ओमेगा एल हो जाएगा मेरे पास ई नॉट अपॉन आई नॉट। ध्यान से देखते चलो, देखो ओमेगा है क्या हमारे पास, ओमेगा देखो यहां पे है हमारे पास 100 पाई। सो ओमेगा की वैल्यू यहां पे डाली मैंने 100 पाई इंटू एल, एल भी है मेरे पास देखो 1 अपॉन पाई, वो मैंने यहां पे कॉपी किया, इज इक्वल टू ई नॉट है क्या मेरे पास, देखो ई नॉट है मेरे पास 220, मेरे को आई नॉट पता नहीं है। अब बच्चा ध्यान से देखना, देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल, मेरे को यहां से आई नॉट निकालना है, तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं कि सर आई नॉट जो है ये हो गया 220 अपॉन 100। अपन ये कट अगर करेंगे, ये कट किया और ये 211 और ये 25 कट करूंगा, मुझे आई नॉट की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट्स, 11 अपॉन 5, दैट इज 2.2 एम्पियर। एक बार बच्चा मेरे पास आई नॉट का वैल्यू आ गया, मुझे क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस करंट पूछा है लिखने के लिए ना। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो इंडक्टिव सर्किट है, क्योंकि यहां पे क्या लगाया हुआ है सर्किट में, उन्होंने इंडक्टर लगाया हुआ है। तो इंडक्टर कभी भी किसी सर्किट में लगाते हो तो अगर ईएमएफ का इक्वेशन ये है, तो करंट किसी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में लैग करता है, पीछे चलता है, कितने फेज डिफरेंस से, पाई बाई 2 से। सो अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन लिखने जाऊं, इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय, आप बोलोगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, इसलिए करंट जो है वो ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चलता है। अब चेक करो हमारे पास, देखो आई नॉट की वैल्यू बच्चा ऑलरेडी मिल गई, आई नॉट कितना मिला है 2.2, कॉपी किया, साइन ओमेगा ऑलरेडी था,
तो ये हो जाएगा मेरे पास 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2। सो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का है जिसमें हमको बोला है कि इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन आप लिखो, वो हमने बच्चा यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, आई गेस आपको समझा है ये चीज। अब इसी क्वेश्चन में हमको देखो उन्होंने बोला है हमको रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर निकालना है। बेसिकली मेरे को आईआरएमएस निकालना है। तो हम ट्राई करते हैं बच्चा यहीं पे इसको करने की, ध्यान से देखना है। ऑल्सो आईआरएमएस क्या रहता है बच्चा, ये रहता है आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट है हमारे पास, देखो आई नॉट कितना है हमारे पास 2.2 अपॉन √2। ये जो ऊपर 2.2 है बच्चा, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, 2.2 को हम बोल सकते हैं सर 1.1 इंटू 2 डिवाइड बाई ये हो गया √2 ना। अगर अपन ध्यान से देखें ये √2 और ये 2 को हम कट करेंगे, ये √2 हो जाएगा। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो अगर मैं 11 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे को आईआरएमएस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 4 जा 44, 4 कैरी हो गया, 11 1 जा 11 प्लस 4 15, 5 1 कैरी, 11 4 जा 44 प्लस 1 45, 5 4 कैरी, 11 1 जा 11 प्लस 4 15, 3 प्लस 1 4 डिजिट के बाद डेसिमल डालना है। सो बेसिकली मेरे को आरएमएस करंट जो है बच्चा वो कितना मिल गया, आरएमएस करंट मेरे को मिल गया इस क्वेश्चन के लिए 1.5554 एम्पियर। क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? देखो इसमें दो चीज पूछा था, एक तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन निकालो। अब इसमें लिखते टाइम पे आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जो भी ईएमएफ का इक्वेशन रहेगा उससे करंट जो है वो 90 डिग्री फेज डिफरेंस पे चलता है पीछे। ठीक है, और एक बार रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर पूछा तो कोई भी एसी गैल्वेनोमीटर करंट में क्या मेजर करता है, उसका आरएमएस वैल्यू। तो हमने वहीं से इसका आईआरएमएस का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बच्चा, समझ में आया होगा आई गेस आप सब लोगों को। अगर आपको ये सारी वीडियो समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन जो हम समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए आप लोग। आइए स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है आपको, एक बार डेटा देखते हैं फटाफट बच्चा। कैपेसिटेंस दिया हुआ है आपको, देखो 25 माइक्रोन फेरेड कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे आपको सी का वैल्यू दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है आपको, एल का वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। सी का वैल्यू आपको 25 माइक्रोन फेरेड दिया हुआ है, विच इज 25 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। ठीक है, आपको इंडक्टेंस दिया हुआ है बच्चा 0.1 हेनरी, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 25 ओम। ध्यान देना बच्चा, और आपको जो ईएमएफ का इक्वेशन है वो दिया हुआ है 310 साइन 314 टी वोल्ट। ना अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं ई नॉट साइन ओमेगा टी से बच्चा, तो मेरे को यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू मिल गया 310 और मेरे को ओमेगा का वैल्यू मिल गया 314। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है देखो, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो इन्होंने पूछा हुआ है। एक इन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी है, रिएक्टेंस पूछा है, इम्पीडेंस पूछा है। तो पहला इन्होंने पूछा है हमसे फ्रीक्वेंसी एफ पूछा है, फिर उन्होंने हमसे रिएक्टेंस पूछा है, तो हमको एक्सएल और एक्सी की वैल्यू निकालनी है। फिर एक बार ये दो वैल्यूज मिल जाएंगे तो हमसे इम्पीडेंस पूछा है। फिर आपको देखो करंट पूछा है, मतलब आपसे आरएमएस एसी का करंट पूछा है, और बाद में आपको फेज डिफरेंस यानी फेज एंगल पूछा है। ठीक है ना बच्चा, इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान से सुनना, इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ओमेगा जो रहता है ये रहता है 2 पाई एफ। यहां से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सिंपली ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा का वैल्यू है हमारे पास, देखो हमने 314 दिया हुआ है, और 2 इंटू हमको पता है पाई कितना होता है अप्रोक्सीमेट 3.14। ना अगर मैं ये 3.14 और इसको अगर बच्चा कट करता हूं देखो, तो इधर 100 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये दो डेसिमल प्लेसेस है ऊपर जाएगा तो, और बाद में ये 2 और 100 को अगर मैं कट करता हूं तो मेरे को फ्रीक्वेंसी क्लियर कट दिख रहा है 50 हर्ट्ज मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद अगर बच्चा मैं रिएक्टेंस पे जाता हूं, एक्सएल आप सबको पता है ये होता है ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू है मेरे पास इनटू
इंटू एल की वैल्यू भी है मेरे पास, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है देखो 0.1, तो अगर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं ये हो जाएगा 31.4 ओम। तो देखो ध्यान से मेरे को एक्सएल का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स। फिर एक्सी निकालने जाऊंगा तो एक्सी क्या होता है बच्चा, 1/ओमेगा सी जो होता है 1 अब ओमेगा का वैल्यू तो है हमारे पास 314 इंटू सी का वैल्यू दिया हुआ है देखो कितना 25 इंटू 10⁻⁻⁶। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम करने जाएं ये 10⁻⁶ हो गया, नीचे ये 314 इंटू 25, ध्यान देना ये 10⁻⁶ को क्या हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 314 इंटू 25। अब 25 4 100 हो गया और ये अगर मैं 2 से कट कर लेता हूं तो ये 157 हो जाएगा। सो बेसिकली मेरे को क्या मिला बच्चा 20,000 डिवाइड बाय 157। अब इसका कैलकुलेशन अपने को लॉग टेबल से करना पड़ेगा, बिना लॉग टेबल के ये नहीं होगा, ठीक है। सो लॉग कैलकुलेशन बच्चा हम आगे बात करेंगे, ठीक है। एक्सएल मिल गया, एक्सी मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, बाद में अभी जेड बोला है आपसे, तो जेड इंपीडेंस आप सबको पता है, इंपीडेंस क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल या एक्सी। तो यहां पे क्योंकि एक्सी ग्रेटर है मैं एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, ध्यान देना बच्चा। अब देखो क्या हमारे पास आर का वैल्यू पता है, क्या हमने एक्सएल की वैल्यू निकाल ली, क्या हमने एक्सी का वैल्यू निकालना है, ये लॉग टेबल हम ही आगे देखेंगे बच्चा कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक्सएल आ गया, एक्सी आ गया, आर हमको पता है, तो हम यहां से जेड की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा, ध्यान दे दो। अब हमारे पास तीसरा डेटा भी मिल गया, देखो अब आरएमएस करंट पूछा है बच्चा। देखो आप सब जानते हो जेड जो रहता है ये रहता है ई आरएमएस अपॉन आई आरएमएस। तो यहां से क्या मैं आई आरएमएस निकाल सकता हूं बच्चा, आई आरएमएस क्या हो जाएगा ई आरएमएस अपॉन जेड। क्या हम आरएमएस ईएमएफ को ई नॉट अपॉन √2 लिखते हैं। अब चेक करना, देखो डेटा में क्या हमको ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है बच्चा, तो ई नॉट है मेरे पास। और देखो क्या यहां से हमको जेड मिल जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी आर दिया हुआ है, एक्सएल और एक्सी हमने निकाला था, मतलब ये भी है मेरे पास, यानी मैं आरएमएस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। अगेन ये लॉग कैलकुलेशन के बिना नहीं होगा, आपको लॉग यूज करना पड़ेगा, आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक आखिरी देखो बच्चा, वो फाई पूछा है हमसे। अब क्या होता है बच्चा ध्यान देना, हम सब ने पढ़ा है फाई जो है ये होता है tan इनवर्स ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल, क्योंकि यहां पे एक्सी जो है वो एक्सएल से ग्रेटर है, डिवाइड बाय आर। अगर कभी एक्सएल ग्रेटर होगा एक्सी से तो आप इसको एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर लिख सकते हो ना। एक्सी का वैल्यू दिया हुआ होगा, देखो यहां से मिलेगा हमको, एक्सएल का वैल्यू पता है, आर हमको दिया हुआ है, तो हम आराम से यहां से फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। रिमेंबर ये फाई का वैल्यू डिग्री में आएगा, अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आई गेस आपको समझा बच्चा कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया और क्या करना है। अभी ध्यान देना, हमारा टाइम बचे इसलिए मैंने इसके लॉग कैलकुलेशंस आप लोगों के लिए पहले से लिख के रखे हैं। एक बार देखेंगे वापस ये क्वेश्चन, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ईएमएफ का इक्वेशन कंपेयर किया मैंने स्टैंडर्ड से, ई नॉट और ओमेगा मिल गया। अब डेटा में हमको फ्रीक्वेंसी पूछा था, दोनों रिएक्टेंस पूछे थे, इंपीडेंस पूछा था, करंट पूछा था, फाई पूछा था। देखो एक एक करके चलते हैं। ओमेगा आपको समझाया, ओमेगा क्या होता है 2πf, फ्रीक्वेंसी निकाली बचा 50 हर्ट्ज आया। एक्सएल ओमेगा एल होता है, ओमेगा दिया हुआ है, एल की वैल्यू दी है, मल्टीप्लाई किया हमको एक्सएल मिल गया। एक्सी मैंने बोला बेटा एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, ओमेगा का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है। अब ये हमको लॉग कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चा, मैंने आपको वहां तक बताया था, इसको अब मैंने लॉग कैलकुलेशन आप लोगों के लिए करके रखा हुआ है। जिसको भी लॉग कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो एक बार ये लॉग कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके देख सकता है कि उसको ये आंसर इतना मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक्सएल और एक्सी मिल गया, तो बच्चा हमने जेड निकाला। जेड का फॉर्मूला क्या बोला आपको, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्सी एक्सएल से बड़ा है। देखो लिखा, ये माइनस किया 96, 25 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर, ये लिखा, ऐड किया। अब मेरे को अगेन इसका वैल्यू सॉल्व करना है तो लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। मैंने वहां पे एंटी लॉग लॉग लगाया। अब क्योंकि ये पावर में 1/2 है, ये 1/2 लॉग के आगे आ गया, आपको इसका लॉग टेबल से लॉग वैल्यू देखना पड़ेगा। डेसिमल यहाँ है, डेसिमल के आगे कितना डिजिट 4 डिजिट, तो 4 - 1 3, और हमने लॉग टेबल में जाके 98 का 4 देखना है, 1 देखना है, उसको ऐड करके यहां लिखना है, ठीक है। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, ये वैल्यू मिली। अब हमको इसका एंटी लॉग देखना है, क्या करोगे 1 को कवर करोगे आप, 0.99 का 6 देखोगे, और उसका अब देखो ये 35 ये 5 का वैल्यू है,
तो इसको एक इंक्रीमेंट कर दो, ये 3 को 4 कर दो, क्योंकि हम लॉग टेबल में 4 डिजिट तक ही देख सकते हैं। तो वो 1.99635 को मैंने पहले 1.9964 लिखा और मैंने 0.99 का 6 और 4 देखा है एंटीलॉग में, दोनों वैल्यूज को ऐड करके यहां लिखा। ठीक है, डेसिमल हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद इंटू ये डिजिट हमेशा 10 के पावर में जाता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। यानी मेरे को जेड का वैल्यू कितना मिला बच्चा? 99.17 ओम। लॉग कैलकुलेशन के बिना ये क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं, अगर करोगे मार्क्स कट होगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज को। अब हमको इंपीडेंस पता है, इंपीडेंस क्या होता है? ईएमएफ अपॉन करंट। करंट निकालना है तो ईआरएमएस अपॉन जेड। ईआरएमएस क्या होगा बच्चा? ई नॉट अपॉन √2। और हमको एक बार ध्यान से देखना क्वेश्चन में, देखो यहां पे मैंने ई नॉट निकाला हुआ है, तो ई नॉट है मेरे पास, ई नॉट पुट किया मैंने, √2 1.414 होता है, और जेड हमने अभी अभी सॉल्व किया बच्चा। अब मेरे को इसका लॉग कैलकुलेशन करना है। देखो लॉग कैलकुलेशन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करेंगे बाई लॉग, आपको आरएमएस करंट का वैल्यू मिलेगा 2.211 एमपीओ। समझा? अब आ जाओ, देखो इसका फेज डिफरेंस पूछा था स्टूडेंट्स हमको ना, आपको क्या समझाया था? फेज डिफरेंस फाई जो है वो क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ इधर XC माइनस XL अपॉन R, इसलिए लिखा है क्योंकि XC XL से ग्रेटर है। देखो माइनस किया ना, दिस इज 96 अपॉन 25, डिवाइड करोगे ये 3.84 आता है। अब हमको क्या करना है बच्चा? लॉग टेबल में नेचुरल tan में जाना है और नेचुरल tan में जाके 3.84 का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, एग्जैक्ट इसके आसपास में तुमको वैल्यू जो है वो 75.4 डिग्री को मैच होता है। आप एक बार लॉग टेबल रेफर करके चेक कर सकते हो। अब ये मेरे को डिग्री में मिला बच्चा, डिग्री से रेडियन में करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.142, और बाद में मैंने इसका बच्चा लॉग एंटी लॉग सॉल्व करके ये वैल्यू आपको निकाल के लिया है। तो ये जो डेटा मैंने बॉक्स किया हुआ है ये डिग्री में है फाई का वैल्यू, और ये जो डेटा मैंने बॉक्स किया हुआ है ये फाई का वैल्यू रेडियन में निकाला है मैंने। समझा? लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चा, पेपर में अगर जनरली ये आता है तो इसके 2-3 क्वेश्चंस बन के 2 मार्क 3 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से बनता है। ठीक है, आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा बच्चा। आओ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देना ना। ये वाले क्वेश्चन में अगेन डेटा पे फोकस करो बच्चा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो हमको कैपेसिटेंस का वैल्यू 100 माइक्रोन फेरेड दिया हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड। फिर आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है बच्चा कितना? 50 ओम। आपको इंडक्टेंस दिया हुआ है कितना? 0.5 हेनरी। आपको क्वेश्चन में बोलता है कि वो इस पर्टिकुलर एसी सोर्स से कनेक्टेड है, यानी आपको ईआरएमएस का वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने 110 वोल्ट, और आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उन्होंने 50 हर्ट्ज। ध्यान से देखना बच्चा, ये 110 है, ये 110 दिया हुआ है स्टूडेंट्स मेरे को, 110 वोल्ट ना। कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्या पूछ रहा है बच्चा? क्या पूछ रहा है? IRMS पूछ रहा है। ध्यान से सुनना, डेटा के हिसाब से चलोगे तो क्योंकि L दिया है तो हम XL निकाल सकते हैं। XL होता है ओमेगा L, वो होता है 2 पाई FL। ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 50 इंटू L 0.5, 2 इंटू 0.5 1 होता है, यानी 1 इंटू 50 पाई, यानी ये हो गया 50 पाई। आप इसको 50 इंटू 3.142 करो, इसको मल्टीप्लाई करो, आपको इसका आंसर यहां पे मिलेगा। क्वेश्चन समझा? एक्सएल निकाला बच्चा मैंने पहले, फिर क्योंकि सी दिया हुआ है हमने एक्ससी निकाला ना। एक्ससी क्या करोगे? 1 अपॉन ओमेगा सी, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अभी अभी समझाया था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है। अब अगर मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं बच्चा यहां पे 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू सी का वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻⁶, मेरे को ध्यान देना 50 टू जा 100, 100 इसको कट करूंगा 10⁻², ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.142 ना। ये स्टेप होने के बाद बच्चा अगेन मेरे को यहां पे लॉग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लॉग कैलकुलेशन जब हम करेंगे हमको इसका वैल्यू मिलता है। लॉग कैलकुलेशन थोड़े टाइम में आगे मैंने लिखा हुआ है, आपको समझाता हूं। ये आपको डेटा समझ में आना चाहिए बच्चा। एक्सेल निकाल दिया मैंने, एक्सी निकाल दिया मैंने। अब एक बार ये दोनों डेटा हो गए मेरे पास, जेड निकाल सकता हूं यहां से। जेड क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखो एक्सएल ऑलरेडी मिलेगा, एक्सी मिला है, आर की वैल्यू देखो गिवन है बच्चा, यानी यहां से हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार हमारे पास जेड आ गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था बच्चा,
IRMS निकालना है तो ये होगा ERMS अपॉन Z। Z यहां से मिला होगा हमको, और ध्यान से देखो आपको ERMS का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब मैं ये वैल्यू यहां पे पुट करूंगा ERMS का 110 वोल्ट और Z की वैल्यू यहां पे जब आप डालोगे, अगेन आपको बिना लॉग कैलकुलेशन के ये नहीं होगा, तो लॉग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन का डेटा क्या है और क्या स्टेप फॉलो करना है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब एक बार इसका लॉग कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन में कैपेसिटेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, आरएमएस वोल्टेज दिया था, आपको फ्रीक्वेंसी दी थी, उन्होंने आरएमएस करंट बोला है कैलकुलेट करने। वी नो दैट एक्सएल निकाला पहला बच्चा, समझाया था आपको। एक्सएल हो गया ओमेगा एल, वो हो गया 2 पाई एफ एल, फ्रीक्वेंसी दी है एल दी है, सिंप्लीफाई किया, आया हमारे पास। ठीक है ना, ध्यान देना स्टूडेंट, ध्यान देना। एक बार एक्सएल मिल गया तो एक्सी निकाला बच्चा। एक्सी क्या हो गया, 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट बिकम्स 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, कैपेसिटेंस है हमारे पास। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां तक मैंने पिछले वाले पेज पे आपको बताया था यहां पे, ठीक है। इसका हमको लॉग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिना लॉग कैलकुलेशन के पेपर में आप वैल्यूज नहीं लिख सकते। तो ये लॉग कैलकुलेशन मैंने आपके हेल्प के लिए ड्रॉप किया हुआ है, आप एक बार वेरीफाई कर सकते। एक बार बच्चा एक्सएल और एक्सी मिल गया, आर दिया हुआ है तो हमने जेड निकाला। देखो जेड का ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे एक्सएल एक्सी से बड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर लिखा, सिंप्लीफाई किया ना। देखो ये जब भी आप माइनस करोगे, इसकी वैल्यू 125.27 का स्क्वायर आती है। अगर मैं ये लॉग टेबल में सॉल्व करूं इसका स्क्वायर, तो ये अप्रोक्सीमेट 15700 ये वैल्यू आएगी। ऐड किया, ये मिला। अब इसका मेरे को अगेन वैल्यू निकालना है, तो लॉग एंटी लॉग यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखोगे तो जेड इज इक्वल टू, उसको एंटी लॉग लॉग लगाया मैंने, ऐसे लिखा, सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स। जेड का वैल्यू मेरे को कितना मिला है, 134.9 ओम। जेड मिला, जेड मिला, जेड मिला। क्या हमारे पास क्वेश्चन में ईआरएमएस का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमने अभी अभी आपको क्या पढ़ाया था, जेड होता है ईआरएमएस अपॉन आईआरएमएस, यानी आईआरएमएस हो गया ईआरएमएस अपॉन जेड। ईआरएमएस का वैल्यू दिया हुआ है, जेड हमने अभी अभी निकाला, लॉग एंटी लॉग यूज करके मैंने इसका वैल्यू सिंप्लीफाई किया, कितना आया 0.8155 एम्पियर। आई गेस स्टूडेंट आपको समझा ये प्रोसेस क्या है। थोड़ा सा लेंथ है क्वेश्चन में, आई एक्सेप्ट, बट अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, इसके लॉग कैलकुलेशन जो है वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक बार घर पे इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें होने लगेंगी आपसे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देना आप लोग। तो यहां पे ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो बच्चा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछा है। Find the capacity of a capacitor which when put in series with 10 ohm resistor makes power factor। देखो बच्चा ध्यान से, क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है। पावर फैक्टर आपको दिया हुआ है, सो पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, ध्यान देना स्टूडेंट्स, पावर फैक्टर, इसको हम cos फाई बोलते हैं। तो cos फाई का वैल्यू उन्होंने 0.5 दिया हुआ है, जिसको मैं 5/10 लिख सकता हूं विथ योर परमिशन, और ये अगर मैं कट करूं 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में ERMS दिया हुआ है कितना, 80 वोल्ट, और हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100 हर्ट्ज। ध्यान देना स्टूडेंट, समझना इस चीज। सो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पावर फैक्टर गिवन है, आरएमएस वोल्टेज दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। हमको कैपेसिटी फाइंड करना है कैपेसिटर का। तो टू फाइंड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमको सी फाइंड करना है। सबसे पहला बच्चा ध्यान दो, पावर फैक्टर हमने क्या पढ़ा हुआ है, अंडरस्टैंड। पावर फैक्टर जो cos फाई होता है आपका, ये होता है R/Z। cos फाई का वैल्यू गिवन है बच्चा हमको कितना, 1/2। रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको कितना, 10। तो यहां से मैंने Z कैलकुलेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो Z की वैल्यू हो गई 20 ओम। ध्यान देना स्टूडेंट्स। अब एक बार Z का वैल्यू मेरे को मिल गया, एक बार Z का वैल्यू मेरे को मिल गया, अब मैं सिंपली क्या करूंगा बच्चा, Z का वैल्यू आने के बाद ध्यान से सुनना, Z क्या होता है, Z होता है स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस XC का स्क्वायर।
दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो जेड स्क्वायर हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, यानी अगर मेरे को एक्सी स्क्वायर पता करना है ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जेड कितना आया था 20, सो 20 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू दी है 10, सो 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 400 माइनस 100 दैट बिकम्स 300। सो एक्सी स्क्वायर 300 है, इसका मतलब एक्सी का वैल्यू हो जाएगा 10√3 which is 10 into 1.732 that becomes 17.32 ओम। अब एक बार XC का वैल्यू आ गया बच्चा, हमको देखो XC नहीं पूछा, हमको C पूछा है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं XC होता है 1/ओमेगा C, वो होता है 1/2 पाई FC। अगर हमको C फाइंड करना है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई F XC। ध्यान देना 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.142 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है बच्चा 100 हर्ट्ज इंटू एक्सी का वैल्यू कितना निकाला हमने 17.32। अब ये 100 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये दोनों डेसिमल निकल जाएगा और 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 1/3.142 इंटू 2 2 4 2 3 6 3464। अगेन स्टूडेंट्स ध्यान देना है, अब ये जो वैल्यू मेरे को मिला, अगर मेरे को यहां से इस C का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मेरे को इसका लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना पड़ेगा, बिना इसके इसका आंसर हमको नहीं मिलेगा। पूरा क्वेश्चन समझा दिया आपको, अब इसका लॉग कैलकुलेशन एक बार अगर आपको समझना है, आओ ध्यान से देख लो बच्चा यहां पे। तो रेजिस्टेंस पावर फैक्टर जेड की वैल्यू निकाल दी, जेड का फॉर्मूला से एक्सी निकाल दिया, एक बार एक्सी मिल गया, एक्सी होता है 1/ओमेगा C, वहां से C निकालना था। ध्यान से देखो, देखो ये आया था हमारे पास। अब इसका मेरे को ध्यान देना, इसका हमको लॉग कैलकुलेशन करना था। ये देखो बच्चा, मैंने इसका लॉग कैलकुलेशन यहां पे ड्रॉप किया हुआ है आपके लिए। ये जो लॉग कैलकुलेशन है आपका, अगर आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान देना, घर पे एक बार प्रैक्टिस करके चेक करना है, ठीक है, आपसे ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। आओ अगले पेज पे आओ। तो ये कैपेसिटेंस मैंने लॉग सॉल्व किया, आपको आंसर देखो ये मिल रहा है, ये आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट, ध्यान देना। सो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, देखो कैपेसिटेंस पूछा था, आपको क्या दिया हुआ था, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी थी, पावर फैक्टर दिया था, आरएमएस वोल्टेज दिया था और फ्रीक्वेंसी दिया था, लॉग कैलकुलेशन था लास्ट में, इसलिए आपको एक बार ये समझा दिया कि ये कैसे होगा, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देना ना। ये क्वेश्चन देखो बच्चा, छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज और हमको बोलता है टाइम फाइंड करना है फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आरएमएस वैल्यू। इसका मतलब मेरा जो अल्टरनेटिंग करंट आई है वो आई का वैल्यू 0 से कितना हो जा रहा है, आरएमएस के बराबर, और आई आरएमएस का वैल्यू किसके बराबर होता है, I0/√2 के बराबर। तो क्वेश्चन में पूछता है कि जब करंट मेरा आरएमएस वैल्यू के बराबर का वैल्यू गेट इन करता है, उसके लिए मेरे को टाइम कितना लगेगा वो फाइंड करना है। सिंपल है क्वेश्चन बच्चा, एक बार ध्यान से देखना है। हमको पता है इंस्टेंटेनियस करंट जो रहता है उसका इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं बच्चा, हम लिखते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इस चीज को मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा को हम क्या बोलते हैं बच्चा, 2 पाई f। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब वैल्यूज अगर पुट इन करने गए, ध्यान देना I के जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं बच्चा, ये देखो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, I जो है वो IRMS के बराबर है, यानी I0/√2 के बराबर है। तो अगर मैं ये चीज यहां पे कॉपी करूं, I के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, I0/√2 इज इक्वल टू I0 साइन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है 50 इंटू ये टाइम हमको कैलकुलेट करना है ना। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इधर का I0 और इधर का I0 कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरफ हमारे पास 1/√2 है, 1/√2 को हम साइन में क्या लिखते हैं, साइन π/4। इस तरफ हमारे पास क्या आया, साइन 100 πt। ध्यान से देखिए बच्चा, दोनों तरफ का अगर मैं साइन कैंसल आउट करूंगा तो मेरा π/4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 πt के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इधर वाला पाई इधर वाला पाई कट कर लो,
आपको आंसर मिलेगा टाइम इज नथिंग बट 1 ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 1/400 सेकेंड्स। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं बच्चा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू, जब नीचे वाले 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो ये 10⁻² हो जाएगा। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो लिखूंगा 0.25 इंटू 10⁻² सेकेंड्स। तो आप या तो इसको ऐसे लिख दो बच्चा, या तो आप इसको लिख सकते हो सर 2.5 इंटू, ध्यान देना डेसिमल मैंने एक इधर शिफ्ट किया तो 10⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मीनिंग समझ रहे हो बच्चा? 0.25 इंटू 10⁻²। अगर आप आंसर यहां पे भी रखते हो चलेगा, या अगर आप फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट करना चाहते हो तो इसको मैंने क्या किया, ध्यान देना 2.5, 0.25 को अगर मैं 2.5 बनाता हूं तो ये कब बनेगा, जब मैं 10⁻1 से मल्टीप्लाई करूंगा। और इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को 10⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाजू में 10⁻² जैसा था वैसा कॉपी किया। 2.5 देखो ध्यान से, 0.25, ये जो 0.25 है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये जो 0.25 है, अगर मेरे को इसको 2.5 बनाना है तो मेरे को इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक डेसिमल शिफ्ट करने के लिए। उसको बैलेंस करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई किया। सो ये वाली चीज जो है आपकी वो बनी 2.5, इनको कंबाइन किया, ये हो गया 10⁻³ सेकेंड्स। तो अगर आप ऊपर वाला बॉक्स वाला आंसर रखते हो या नीचे वाला बॉक्स वाला आंसर रखते हो, दोनों पेपर में चलेगा। ऑप्शन का अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हुआ तो आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप दोनों में से कहीं पे भी आंसर को छोड़ सकते हो। आई गेस स्टूडेंट आपको समझ में आया ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है करके, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देना ना स्टूडेंट्स, ध्यान से। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन पिकोफैरेड व्हिच विल मेक 101.4 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस टू ऑसिलेट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में बोला है कि आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है पिकोफैरेड में, जब आपको इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है 101.4 माइक्रो हेनरी, यानी ये हो गया 101.4 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 1 मेगाहर्ट्ज। सो 1 मेगाहर्ट्ज कैन बी रिटन इनटू 1 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। हमको फाइंड करने बोला है बच्चा इस क्वेश्चन के लिए कैपेसिटेंस, बट इन पिकोफैरेड। पिकोफैरेड क्या होता है, ये होता है 10⁻⁻12 फैरेड। तो मेरे को कैपेसिटेंस जो है वो पिकोफैरेड में फाइंड करना है, ठीक। अब बच्चा ध्यान देना, हम सब ने पढ़ा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो रहता है 1/2π√LC। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4π²LC, ये होगा। अच्छा, हमको क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस यानी सी निकालना होगा, तो मुझे लिखना होगा 1/4π²L F का स्क्वायर। ध्यान से अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 इंटू 3.142 का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देखो ये फ्रीक्वेंसी, और आपको L का वैल्यू दिया हुआ है, सो L 101.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू मेरे को फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर करना है, दैट बिकम्स 10⁻12। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, 10⁻6 10⁻12 कट किया, 10⁻6 बचा। अब मेरे को ये जो पूरा कैलकुलेशन है बच्चा, ये लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा, बिना लॉग के ये नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने लॉग कैलकुलेशन आपके लिए बना के रखा हुआ है। आइए एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। तो एल दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, कैपेसिटेंस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा, रिलेशन बनाया, इसमें वैल्यूज पुट इन करा बच्चा। ध्यान से देखो, ये 1 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर है स्टूडेंट्स। सो 1 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻12, 10⁻12 और 10⁻6 कट होके क्या बचा, 10⁻6। 4 इंटू 101.4 को मैंने 405.6 लिखा है। अब इसका मैंने लॉग एंटी लॉग कैलकुलेशन निकाला है। अगर आप ध्यान से देखते हो, ये इसका log 1 माइनस लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो गया। log 1 लॉग टेबल,
405 40 का 5 का 6 देखा, ऐड किया, लिखा, डेसिमल के आगे 3 डिजिट है इसलिए 2.3142, डेसिमल के आगे एक डिजिट है 0.31 का 4 का 2 4972, लॉग टेबल से लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को पहले ऐड किया, फिर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, जो मिला बच्चा एंटीलॉग यूज किया। हमको ध्यान से देखो कैपेसिटेंस का एक वैल्यू मिला है, कैपेसिटेंस का एक वैल्यू मिला है। तो मेरे को क्वेश्चन में कैपेसिटेंस किस में पूछा था? पिकोफैरेड में। अब एक चीज ध्यान देना बच्चा, जब मैंने यहाँ पे ये सॉल्व किया है, ये देखो 10⁻⁻4 इंटू 10⁻6 आया है, उसको मैंने 10⁻10 लिया, बट मेरे को पिकोफैरेड चाहिए, यानी मेरे को 10⁻12 करना पड़ेगा। तो मैंने इस पर्टिकुलर वैल्यू को 10⁻2 से मल्टीप्लाई 10⁻2 से मल्टीप्लाई किया। देखो बैलेंस करने के लिए किया है मैंने बच्चा, यहाँ पे स्टेप देखना है ध्यान से। अब ये 10⁻10 10⁻2 क्या बनाएगा? 10⁻12, और ये 10⁻2 में मल्टीप्लाई करूंगा 2.498 को, तो क्या बनेगा? 249.8 इंटू 10⁻12, और ये 10⁻12 को हम बोलते हैं पीको। तो ये हो गया पीको फेरेड। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरा ये जो कैपेसिटेंस का आंसर बना है, कैपेसिटेंस का आंसर मैंने पीको फेरेड में निकाला है स्टूडेंट्स। बात समझ में आया? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, ध्यान देना ना, ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार डेटा पढ़ेंगे बच्चा, ध्यान से देखो। गिवन अ 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, सो आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है 10 माइक्रोन फेरेड, इसको मैंने लिखा 10 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। इट चार्ज टू 25 वोल्ट, सो वोल्टेज दिया हुआ है मेरे को 25 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड अ प्योर 100 मिली हेनरी। सो बच्चा हमको क्या दिया हुआ है? इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 100 मिली हेनरी। मिली मतलब कितना? 10⁻⁻3। तो हमको कैपेसिटेंस दिया है, वोल्टेज दिया है, इंडक्टेंस दिया है, इज कनेक्टेड अक्रॉस कैपेसिटर सो दैट एलसी ऑसिलेशन। बच्चा एक थियरी पढ़ा है हमने, एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में आपको बोलता है कैलकुलेट मैक्सिमम करंट। सो मेरे को फाइंड क्या करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में? मेरे को मैक्सिमम करंट यानी आई फाइंड करना है। अब बच्चा ध्यान से सुनना, फॉर एलसी ऑसिलेशन, जब जब एलसी ऑसिलेशन होता है, एलसी ऑसिलेशन का थियरी क्या बोलता है हमको? एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर in its electric field must be equal to energy stored by inductor in its मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, उतना ही इक्विवेलेंट एनर्जी जब आप एलसी ऑसिलेशन करते हो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होने की वजह से, उतना ही एनर्जी इंडक्टर अपने मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी जो कैपेसिटर स्टोर करता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चा, हम सब ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, हाफ CV²। और EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है वो किसके बराबर होता है? हाफ LI²। अगर आप ध्यान से देखो, दोनों तरफ हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? करंट फाइंड करना है। तो I² अपने पास रखा, I² अपने पास रखा, CV²/L ऐसा आया। I निकालना है मतलब मेरे को स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि भाई I जो है इज नथिंग बट CV²/L का स्क्वायर रूट। अब देखो C का वैल्यू है क्या हमारे पास? 10 इंटू 10⁻⁻6 है ना बच्चा, इंटू V का स्क्वायर, यानी मेरे को 25 का स्क्वायर करना है। मैं 2 बार लिखता हूं, होल डिवाइड बाय L की वैल्यू दी है बच्चा हमको 100 मिली हेनरी, यानी 100 इंटू 10⁻⁻3। अब अगर मैं ये वैल्यू सारे सिंप्लीफाई करूं, ध्यान से देखना बच्चा, ये 100 इंटू 10⁻³ कट होगा तो 10⁻1 होगा। फिर ये देखो ध्यान से, 10⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻2 होगा। क्या बचेगा? क्या बचेगा? I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ये 10⁻1 ऊपर गया तो 100 होगा, 10 इंटू 10 100।
So 100 into 10 raised to minus 6 into 25 into 25. So I कितना हो जाएगा सर? 100 into 10 raised to minus 6 क्या होगा? 10 raised to minus 4 into 25 into 25. अब जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा बच्चा, दो 25 है, स्क्वायर रूट के बाहर एक आएगा, और 10 रेज टू माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 10 रेज टू माइनस, यानी मैं बोल दूंगा मैक्सिमम करंट आया 0.25 एम्पियर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान देना। एलसी ऑसिलेशन में जो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके इक्विवेलेंट एनर्जी इंडक्टर स्टोर करता है अपने मैग्नेटिक फील्ड में ड्यूरिंग इट्स चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, जब एलसी ऑसिलेशन हो रहा होता है। बस ये फॉर्मूला यूज किया और हमने करंट सिंप्लीफाई कर लिया। आई गेस बच्चा समझ में आया होगा सबको ये चीज। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, ध्यान देना। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए एक बार। 100 microfarad capacitor is charged with a 50 volt source supply. So क्वेश्चन में क्या दिया है मुझे? अगेन मुझे क्वेश्चन में कैपेसिटेंस दिया है 100 माइक्रोन फेरेड, दैट बिकम्स 100 into 10 raised to minus 6 फेरेड। वोल्टेज दिया है कितना? 50 वोल्ट। देन सोर्स इज supplied is removed and capacitor is connected across an inductance, as a result of which 5 एम्पियर करंट। सो करंट कितना फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर करंट। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। तो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने बोल रहा है जब मैंने कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया है। ये एलसी ऑसिलेशन हो गया बच्चा। अगेन क्या हो गया? ये एलसी ऑसिलेशन। सो एलसी ऑसिलेशन हो गया। हमको फाइंड क्या करने बोला है अब क्वेश्चन में? अब हमको बोलता है इंडक्टेंस का वैल्यू फाइंड करो। तो अगर ये एलसी ऑसिलेशन है, अभी अभी मैंने समझाया था, फॉर एलसी ऑसिलेशन energy stored by capacitor in its electric field, ये इक्वल होता है energy stored by inductor in its मैग्नेटिक फील्ड। जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है कैपेसिटर में, वो एनर्जी स्टोर होता है मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्टर में। यानी फॉर्मूले से अभी देखेंगे तो अभी अभी समझाया था, हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। दोनों तरफ हाफ हाफ कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। हमको क्या फाइंड करना है? हमको L फाइंड करना है। तो L फाइंड करना है तो मैं बोल सकता हूं, L को रखा मैंने मेरे पास और मैंने बोला CV स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर। C का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 इंटू V स्क्वायर। सो वोल्टेज कितना है बच्चा? 50। सो 50 इंटू 50 स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर। करंट कितना है सर? 5 इंटू 5। देखो ध्यान से, ये 5 कट किया 10, ये 5 कट किया 10, अब ये 10 और ये 10, 100 और ये 100। सो ये दोनों कैंसिल करूंगा, इसके साथ में मेरे को बचेगा 10 रेज टू माइनस 2। ठीक है, 100 100 10 रेज टू 4, 10 रेज टू 4 और 10 रेज टू माइनस 6 कैंसिल होगा तो कितना होगा? 10 रेज टू माइनस 2। तो मेरे पास बच्चा L का वैल्यू आ जाएगा 10 रेज टू माइनस 2 एम्पियर। यानी मैं बोल, सॉरी स्टूडेंट्स, यूनिट हेनरी होता है उसका। सो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 2 हेनरी, दैट इज 0.01 हेनरी। समझा बच्चा? दोनों क्वेश्चन नंबर 22 और 23, ये दोनों जो लास्ट के दो क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक के, ये एलसी ऑसिलेशन के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमको हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, आई गेस बच्चा आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया। आपको आज हमने लेक्चर में क्या किया? आप इस पूरे चैप्टर का MCQ अच्छे से किया। इस पूरे चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स थे उसको इन डेप्थ किया है मैंने विथ लॉग कैलकुलेशंस एंड ऑल। तो घर पे अगर कुछ भी डाउट हो आपके लॉग एंटी लॉग में तो आप यहां से रेफर करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है,
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा बच्चा, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चा, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू।